बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास समझे 2 कह लें आप इसे। लास्ट क्लास में सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल की थी, दैट वाज ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एम आई राइट? वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपको एनपीवी के बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं लिखवाए। कल मैंने बताया था कि एनपीवी के हम प्रॉपर बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फिर एक्चुअल में आपको पता चलेगा एनपीवी है क्या। फिलहाल एक हल्का सा आइडिया जो कल दिया था दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या हम कह सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो आउटफ्लो होगा सबसे पहले, ये सुन, बाद में क्या आएंगे, कुछ इनफ्लोस आएंगे। इज दैट क्लियर? बस उसी चीज को लेते हुए दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें है लेट्स से प्रोजेक्ट कॉस्ट 200,000। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी? 200,000। जी साथ साथ में कॉपी कर लें, अगर आप कह रहे हैं हम देख के याद कर लेंगे मसला हो जाएगा। प्रोजेक्ट की लाइफ में ले रहा हूं जी 3 years। ठीक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी गिवन होगा, आगे टॉपिक पढ़ेंगे, सीखेंगे इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेसिस पे डिस्काउंटिंग होती है, लेट्स से इट इज 12%। ओके, इसके अलावा ले लेते हैं T1, T2, T3। सेल्स कहने से इनफ्लो का काम करेंगे 150, 350 और 425। वेरिएबल कॉस्ट 25% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट आ गई 25% ऑफ सेल्स। ओके, इसके बाद देखें फिक्स कॉस्ट। लेट्स से 10,000 और 12,000 रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है जी एनपीवी। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, कॉपी करें फिर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट लाइफ 3 years, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, टाइम आ गया T1, T2, T3 का मतलब है पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। सेल्स आ रही है जी 150, 350, 425। वेरिएबल कॉस्ट का लिखा है 25% ऑफ सेल्स, मेरे ख्याल से मैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट विल वर्क एज एन आउटफ्लो। फिक्स कॉस्ट 10,000 और 12। हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है जी। अगर कॉपी हो चुका है तो बता दीजिए मुझे। जी इज इट डन? अब देखिए सबसे पहले तो मुझे और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो लिखा गया उसमें इनफ्लोस क्या और आउटफ्लोस क्या। देखते हैं अगर हम इसे सॉल्व करते हैं। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, टाइम T0, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसको टाइम 0 कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टाइम 0, जवाब क्या होगा? जिस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट होती है उससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कहते हैं? टाइम 0 कहते हैं। T1, T2 और T3। 3 0 नॉर्मली हम इग्नोर किया करेंगे, तो लेट्स हमने 3 0 इग्नोर कर दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जी, सबसे पहले पैसा लगेगा, कितना अमाउंट है? 200। ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई 200। आउटफ्लो सेल्स ऑफ कोड किसका काम करेगा? इनफ्लो जी, बताएंगे सेल कितनी की? 150, देन और 425। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें विच इज 25% ऑफ सेल्स,
38 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। चलें, और ये 350 का 25%, 88 ले लेते हैं, उनका सा राउंड ऑफ कर रहे हैं, और इसका 25%, 106, ठीक है। कल मिला। अच्छा, आपको पता है कैलकुलेटर तो अल्लाह का शुक्र है इसी में अलाउ होता है, छोटे बच्चों को अलाउ नहीं। मैं वैसे ही हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, अगर सर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो 25% कैसे निकालते, बड़े आराम से निकाल लेते। टेक्निक सिर्फ हल्का सा आइडिया। मैं 150 का 10% लेता, कितना आता? फिर 10% लेता, कितना आता? फिर मैं 5% ले लेता, 7.5। इनको ऐड कर विदाउट कैलकुलेटर, 10 और उसका हाफ। तो इंशाल्लाह F9 उस्ताद से मैथ्स वाली चीज़ें में रोज़ाना कुछ ना कुछ मिल रहा है मैथ्स में। तो हम बोलते हैं वी लव मैथ्स, जिसकी वजह से मसला होता है। चलें, खैर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा दूर रहूँ उससे, हालांकि मुश्किल है, बट चलें। ACC में कैलकुलेटर अलाउ है, टेंशन नहीं लेना। नहीं होता तो मैंने उसके लिए बताया। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 10 और ठीक, ये ले लें भाई। सबको नेट ऑफ करेंगे, क्या कहेंगे याद है? नेट कैश फ्लोस। द नेम इज नेट कैश फ्लोस। 200 जी, 150 में से माइनस कर दूंगा 48, तो ये आ जाएगा 102। 350 में से 98 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 252। 425 में से माइनस कर देते हैं 11830, ठीक है जी। नेट कैश फ्लोस आ गए। अब वही बात, प्रॉब्लम छोटा सा ये कि यार मैं और आप पता है क्या नहीं कर सकते, हम इस 102 को, इस 252 को और इस 307 को, इन तीनों को ऐड करके 200 में से माइनस नहीं कर सकते। 200 है टाइम जीरो पे, जो चीज टाइम जीरो पे होती है वो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में होती है। ये जो 102 है ना, ये 1 साल के बाद आएगा, तो ये इट्स अ फ्यूचर वैल्यू। ये जो 252 है, इट विल कम आफ्टर 2 years, इट मींस इट इज अ फ्यूचर वैल्यू। 307 will come after 3 years, it is a future value. We cannot directly add all the future values and deduct the present value. First we need to convert future value into present value. Of how to convert future value into present value, for that we use discounting. तो through discounting हम क्या कर रहे होंगे, पहले future value को present value में convert करें, उसके बाद ही net off किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। अच्छा, ये जो होता है ना कि फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना और फिर आप नेट ऑफ करते हैं, खुदा के लिए अच्छे से सुनिएगा, ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं है, आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना बेटा, उसमें भी ये चीज है। अगर आपने F7 पढ़ा है तो नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, उसमें IAS 37 है जिसमें डीकमिशनिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। प्लांट 10 साल के बाद डिसमेंटल होगा, उसकी एक कॉस्ट लगेगी, उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, फिर कैपिटलाइज करते हैं। लॉजिकल है ना, मेक सेंस। पैसा 10 साल के बाद लगेगा, आज तो नहीं लगेगा, तो 10 साल के बाद वाली चीज तो आज बुक्स में नहीं आ सकती ना। पहले IAS 37 में क्या करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो फ्यूचर की वैल्यूज तो रिपोर्टिंग में भी एज इट इज नहीं आती, उसमें भी डिस्काउंटिंग होती है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार ये जो डिस्काउंटिंग में और आप पढ़ रहे हैं ओनली इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो इन रिपोर्टिंग एज वेल। क्योंकि मेक सेंस ना, मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं मैं वहीं पे रहते हुए सारे फैसले करूं। और फिर एक और चीज मुझे और आपको याद रखनी है, व्हाट इज दैट, जब दो कैश फ्लोस में टाइम इंटरवल आ जाए, गैप आ जाए टाइमिंग का, तो उसमें टाइम वैल्यू मनी एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए हमें डिस्काउंटिंग करना लाजमी है। अब कैसे डिस्काउंटिंग करें, उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर होता है, ये जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही डिस्काउंट फैक्टर का काम करेगा, जो कि अभी गिवन होगा। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें मैं और आप सीखेंगे इंशाल्लाह हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन यहां गिवन है भाई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटिंग का टेबल भी गिवन होता है,
डिस्काउंट फैक्टर्स का या फिर कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो आपकी मर्जी। कैलकुलेट करना है तो ज़्यादा अच्छी बात है भाई, अदरवाइज टेबल भी गिवन होता है। लेट से हमारा डिस्काउंट फैक्टर है कितने परसेंट, 12। दिस इज 1.826, 797 और 712। जी बेटा ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये एग्जाम में गिवन होगा या फिर कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनसीएफ आ जाएगा। एनसीएफ नेट कैश फ्लो, ये आ गया 200, ठीक हो गया। 102 इंटू 0.826, ये आ गया भाई 84। 252 इंटू 0.797, ये आ गया 201। 307 इंटू 0.712, ये आ गया जी 219। प्रेजेंट वैल्यू नेट कैश फ्लो। यार अब बड़े आराम से आप इन तीनों प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड करके उसमें से 200 माइनस करके बता सकते हैं कि एनपीवी है क्या। आई बिलीव नाउ वी कैन कैलकुलेट द आंसर। एनपीवी आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं ऐड कर दूं 84 प्लस 201 प्लस 219, 504 आता है। इसमें से माइनस कर दूं 200 तो प्लस क्या आ जाएगा, आप सुन लें। पॉजिटिव एनपीवी की मीनिंग सी होती है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव एनपीवी में प्रोजेक्ट को क्यों एक्सेप्ट करें, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन बताना चाह रहा हूं, प्लीज अच्छे से देखिएगा। इस पॉजिटिव एनपीवी की मीनिंग्स ये हैं, हर तरह की कॉस्ट रिकवर करने के बाद आपको 304 बच रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। हर तरह की कॉस्ट का मतलब समझते हैं, पहले ईमानदारी से बताऊं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस हो चुकी है ना, फिक्स कॉस्ट माइनस हो चुकी है, इनफैक्ट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी माइनस हो चुकी है, हाँ क्या ना। तो मेरे भाई सब कुछ रिकवर करने के बाद अगर कुछ बचे फिर तो लगाना चाहिए ना पैसे। इंटरप्रिटेशन क्लियर हुई। 304 की इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या आफ्टर रिकवरिंग ऑल द कॉस्ट इवन इन इन्वेस्टमेंट ये बचेगा भाई। खुद सोचे ना, मैं बात की थी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, व्हाट डू? वी ट्राई टू कन्विंस आवर मैनेजमेंट, वी ट्राई टू कन्विंस आवर ऑर्गेनाइजेशन के लेट अस मेक इन्वेस्टमेंट या लेट अस नॉट टू मेक इन्वेस्टमेंट। हाउ वुड आई कन्विंस? यही तो एक तरीका है कन्विंस करने का, जिसमें मैं अपनी कंपनी को बता रहा हूँ ना भाई सब कुछ लगाने के बाद सब रिकवर कर लेंगे, और सब रिकवर करने के बाद कितना बचेगा, 304। जब हर तरह की कॉस्ट रिकवर करने के बाद, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी रिकवर करने के बाद कुछ बचेगा, यार फिर तो लगाने चाहिए। इज दैट क्लियर? चले जरा सा आगे चलते हैं और इसको फिर आप ट्राई करके लीजिएगा। और जरा सा आगे क्या चलते हैं देखते हैं। इसी में आई हैव द फैसिलिटी, मैं उसको यूज करता हूँ। इसी क्वेश्चन में जी मैं पार्ट 2 ऐड कर लेता हूँ, क्वेश्चन का पार्ट ए। पार्ट ए में मैं आपको दे रहा हूँ कि यार स्क्रैप वैल्यू 20,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, और आपको एनपीवी रिकैलकुलेट करनी है। सब कुछ वही है, सेम क्वेश्चन है, चेंज क्या आ रहा है? स्क्रैप वैल्यू इज 20,000। अब पहले खुदा के लिए एक चीज सुन लें, स्क्रैप वैल्यू विल वर्क एज एन इनफ्लो। यस, तो स्क्रैप वैल्यू इनफ्लो का काम करेगा, और खुदा के लिए स्क्रैप वैल्यू T3 में आएगी। सब प्रोजेक्ट के एंड पे बेचूंगा ना, शुरू में बेच दूंगा तो आगे कैसे चलेगा? प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है, अब आप बोलेंगे फिर दूसरे साल में ले आते हैं, ओ भाई वो तो सवाल में अलग से लिखा है, प्रोजेक्ट खत्म होगा तो बेचूंगा। मेक सेंस? यस। तो प्लीज सब लोग ट्राई करें, एनपीवी निकालें, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। सब कुछ सेम आएगा, एक चेंज क्या आ जाएगा, T3 में स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी 20, लेकिन रिकैलकुलेट कीजिएगा एनपीवी प्लीज तरीके से। इसमें यहाँ करेक्शन कर, बाकी तो सही था ना, 2 और 3।
ये डिस्काउंटेड एक्चुअली पॉइंट 893 826 कौन सी उसका लिख दिया, चलें फिर हो जाता है। तो अब अगर इसी का पार्ट बी सॉल्व करें तो एक चेंज आ जाएगा, कहने से यहाँ लास्ट ईयर में सब कुछ सेम लिखोगे, लास्ट ईयर में क्या आ जाएगा, स्क्रैप वैल्यू ऐड हो जाएगी 20, एम आई राइट। तो 307 की जगह 27, ऐसे ही। और ये करेक्शन है प्लीज़, 0.826 की जगह पहले भी 0.893 ही आना चाहिए था, बाकी सब तो सेम है ना। अब मुझे बताएं जी प्रेजेंट वैल्यूज क्या क्या आते हैं, ट्राई करिए से 893 ले लेते हैं। 102 को 0.893 से मल्टीप्लाई करते हैं 91, 252 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.797, 201, 327 को 0.712 से, तो 233 प्लस 201 प्लस 91 माइनस 200, ये प्लस 325 आता है। चेक कीजिए, पॉजिटिव है तो डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इज इट डन? आगे से चलिए एक और इसमें ऐड करते हैं चीज। लेट्स टेक अ न्यू क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कॉस्ट 150, स्क्रैप वैल्यू ले रहा हूँ भाई 200 और 20,000, प्रोजेक्ट लाइफ ले लेते हैं 4 years, टैक्स at the rate 30%, paid with a delay of 1 year। जी पेड विद डिले ऑफ 1 year का मतलब क्या है, T1 वाला टैक्स कब देंगे, T2, और T2 वाला T3। मजीद ले लेते हैं इंफॉर्मेशन, T1, T2, T3 और let's take T4। सेल्स 200,000, 300,000, 295 और 220। वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ सेल्स। फिक्स कॉस्ट 10,000, 12 and 12। ओके, रिक्वायर्ड जी एनपीवी बतानी है। व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट है, 12 जी। कॉपी करें फिर मिलके भी ट्राई कर लेते हैं इसको। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इम्पैक्ट 5 तक जाएगा। बताएं क्यों? 4th वाला टैक्स कब देंगे? लाइफ तो हमसे कोई भी पूछेगा हम 4 ही कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे इसका इम्पैक्ट 5 तक जाएगा प्रोजेक्ट का। लाइफ तो 4 ही, इम्पैक्ट 4 तक नहीं है, वो 5 तक। जी ये कॉपी हो जाए तो बता दीजिए मुझे।
इज इट डन? प्लीज देखें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। T0 पता है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, T1, T2, T3, T4 एंड T जी। आई होप कि T5 वाला पॉइंट क्लियर लाइफ, लेकिन याद रखना 4 ही है, इम्पैक्ट 5 तक ला। वी आर इग्नोरिंग 3 zeros। बताएं जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरू में कितना पैसा लग रहा है? 150। देन वी हैव गॉट सेल्स, इनफ्लो का काम करेगा, क्या क्या अमाउंट था? 200,000, 300, 295 और फिर क्या था? 2। वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है? तो 60, 90, 88, 8.5, तो 89 ले लेंगे उसको। 89 to 20, 66 to 295 का 30%, तो 295 का, चलो 220 का 30%, 66। फिक्स कॉस्ट कितनी? 10, 12 जी, 10, 12, 12, यस। इज इट डन? अब प्लीज देखिए यार, आपको ना अपने एग्जामिनर को ये भी बताना पड़ेगा किस अमाउंट पे आप टैक्स का रेट अप्लाई करें। रिपीट, फॉर्मेट में आपको ये बताना पड़ेगा कि किस अमाउंट पे टैक्स का रेट कैलकुलेट हो रहा है। डायरेक्टली नहीं करेंगे वरना फंसेंगे आप। प्लीज देखते रहिए। अब जो आएगा इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा टैक्सेबल प्रॉफिट। कौन सा? टैक्सेबल प्रॉफिट। ये आ गया 130 और ये हमारे पास आ गया जी 102 माइनस कर दें तो 198, 295, 89, 12, 194, 220, 66 और 12, 142। ये बात क्लियर हो रही? जब टैक्स आ जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा फॉर्मेट में कि टैक्स का रेट किस अमाउंट में आप अप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्टली भी हो सकता है, और होगा कुछ नहीं, 1 मार्क्स खड़े हैं और एक मार्क्स बड़ा कीमती है। आपके 89 को 90 बना सकता है, सोचो मसले हो सकते हैं। पोजीशन आ रही थी, आपने एक गड़बड़ कर दी, मसले हो गया। टैक्सेबल प्रॉफिट। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स का रेट कितना है भाई? तो टैक्स एट द रेट 30%। 130 का 30%, 39 यहां नहीं लिखेंगे। इज दैट क्लियर? 180। अच्छा सेम ईयर होता तो T1 में लिख देते। 198 का 30%, 59, 194 का 30%, 58, 142, 52 समथिंग, 43 आ रहा है। ये लेंगे जी। आइडिया हो रहा है? T4 वाला टैक्स, T5। और ये बात क्लियर हो रही है किस वैल्यू पे आप टैक्स का रेट अप्लाई कर रहे हैं, वो नजर आना चाहिए है फॉर्मेट। अब मेरे ख्याल से आगे चलते हैं। स्क्रैप वैल्यू बताओ कितनी है? कितनी? स्क्रैप वैल्यू है 20। ये देखें कहाँ लिखेंगे? T4 में, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 4 है। 5 में नहीं लिखेंगे खुदा के लिए। तो प्रोजेक्ट तो चौथे साल टेक्निकली एंड हो जाएगा वो, ये तो उसका इम्पैक्ट 5 तक जाएगा। अच्छा फिर एक और चीज़ देखें, स्क्रैप को खुदा के लिए टैक्स पेमेंट कैलकुलेट करने के बाद लिखा जाता है।
टैक्सेबल प्रॉफिट में दिया जाता है, स्क्रैप वैल्यू उस पर नहीं दिया जाता। आप मुझसे अकाउंटिंग की बात करेंगे, आई कैन टेल यू दैट ऑल्सो। जब कोई फिक्स एसेट सेल होता है तो पीएनएल में स्क्रैप वैल्यू नहीं आती, डिस्पोजल का गेन या लॉस आता है। पीएनएल में भी स्क्रैप वैल्यू नहीं आती, पीएनएल में क्या आता है, डिस्पोजल का गेन या लॉस। तो आसान बात कर लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू पे कोई टैक्स नहीं आता, टैक्सेबल प्रॉफिट आता है। तो स्क्रैप को आप हमेशा टैक्स पेमेंट के बाद लिखिएगा ताकि गलती से भी गलती ना हो आपसे। ठीक हो गया जी। अब आप अल्लाह का नाम लेके नेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, काश F9 में हर सवाल ऐसे ही होता। सोचा मैं एफिलिएट होने के बाद दोबारा F9 दे रहा हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए यार चलो अच्छा, ACC में कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रा मार्क्स ज़्यादा लाने नहीं। लेकिन काफ़ी पहले सुना था एक से ज़्यादा मिला था, उसने एक पेपर में दिए थे, इम्प्रूवमेंट फेल हो गया था। देन ही रिक्वेस्टेड कि जी मेरा पुराना रिजल्ट दोबारा दे दीजिए पहले पास था। तो ये एग्ज़ाम मतलब ACC में जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बंदा पास हो जाए, 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़े ना, क्या आप हरकतें कर रहे हैं यार, ज़रा इम्प्रूवमेंट दे देता हूँ कि हर नंबर ज़्यादा आ जाएगा, उससे भी क्या बनता है। और यकीन माने आप लोगों की बचत है, आप लोग जो ACC इस वक्त कर रहे हैं। व्हेन वी वर डूइंग ACC, मैं अक्सर कहता हूँ, बच्चे कहते हैं ना उस वक्त आसान था। आपका ये जो P2 है SBR और ये जो SBL आ गया P3, हमारे उसमें P2, P3, P4 तीनों एक साथ देने होते थे और एक साथ पास करने होते थे, कंसेक्टिव पेपर्स होते थे, एक फ्लंग तो तीनों फ्लंग। आज अगर ये चीज़ ACC में होती, मेरा आज कोई ACC नहीं करता यार, करता तो खाली 12 पेपर तक ही जाता, मैं 12 बाकी 3 नहीं करता या 11 पेपर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार बच्चे नाजुक आ रहे हैं तो उस लिहाज से चेंज कर दो पॉलिसी। मुझे लग रहा है कोई नई पॉलिसी ना लेकर आ जाए, 2 दफ़ा फेल हो पास कर दो इसको बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तीसरे में तो वैसे ही निकलना है तो मैं भी थिंकिंग ऑन दिस कि यार कितने अटेम्प्ट्स के बाद पास कर दो उसको। वैसे ही बचपन भी होता है, स्कूल में पास किया होता है ग्रेस मार्क्स से, तो बोला यहाँ भी कर दो यार। तो खैर ये प्रोफेशनल है तो शायद ऐसा ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्लीज देखिएगा, आय से रिप्रेजेंट किया जाता है जी, आय से और आर से। आय परसेंटेज कितना है? 12%। आय इज 12%, सिंपली आय लिखते हैं, आप आर लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखते हैं 12%। 12% पे 1 और ये स्क्रीन हो गया 0.893, ये जी करेक्शन थी 79,7712636 और 567 गुड हो गए। ये अल्लाह अल्लाह करके डिस्काउंट रेट आ गया हमारे पास। अब सिंपली हमने इसे ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोस आ जाएंगे जी, दैट इज 150। 130 को मल्टीप्लाई कर दें 0.893 से, 116। 159 को मल्टीप्लाई कर दें 0.797 से, 127। 135 को मल्टीप्लाई कर दें 712 से, 96। 104 को मल्टीप्लाई कर दें 636 से, तो 66। और 43 को मल्टीप्लाई कर दें 567 से, 24 नेगेटिव। अब याद रखिएगा 2 नेगेटिव वैल्यूज और 4 पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव को ऐड करें, नेगेटिव को माइनस करें, नेट ऑफ करें जी। बताएं एनपीवी क्या आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? व्हाट इज द आंसर? पॉजिटिव आ रही है। अच्छा, इसके सामने हम क्या लिख रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो जी। एनपीवी पॉजिटिव कितनी? 231। 231 आप चाहें तो साथ में के लिख दें 1000 यूनिट्स।
पॉजिटिव 231 है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट, बेनिफिशियल आपके प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। जी हो गया कॉपी। आई होप जब थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए फॉर्मेट का, डिस्काउंटिंग का एंड ऑल दैट स्टफ। अब ज़रा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं ज़रा अच्छी सी। नाउ लेट अस डिस्कस, अगर कंप्यूटर जी नाराज ना हो तो लेट अस डिस्कस, ये अल्लाह का नाम लेते हुए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ही हो गया भाई, दिल भी रिलीज। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुलेटिंग एनपीवी। तो सॉरी के साथ अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, पहले हमने डिस्कस नहीं किए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुलेटिंग एनपीवी। अब हमें ज़रा पता होना चाहिए यार एनपीवी कंप्यूट करने के बेसिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि यार सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि एनपीवी पहले से कंप्यूटेड है। सवाल है कि सर अगर एनपीवी पहले से कंप्यूटेड है तो हमें क्या करना है बेटा, हमें रिकैलकुलेट करना है, उसमें मिस्टेक्स की होंगी, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। मिस्टेक्स तो मैं उसी वक्त आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जब मुझे खुद पता हो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। इज दैट क्लियर? बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो पहला पॉइंट प्लीज देखिएगा। अब सारे बेसिक प्रिंसिपल होंगे किसके, एनपीवी के, ठीक है। पहला पॉइंट देखें, ओनली रेलेवेंट कैश फ्लोज विल बी, और कंप्यूटर जी बंद करना शुरू कर दिया, विल बी कंसीडर्ड। जी सिर्फ कौन से कैश फ्लोज, रेलेवेंट। ओनली रेलेवेंट कैश फ्लोज विल बी कंसीडर्ड। रेलेवेंट कैश फ्लोज, सवाल ये पैदा होता है व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट कैश फ्लोज। सीधी सी बात है, मतलब ये तो बड़ी मतलब सही अच्छी बात है, इतना वेग तो नहीं कह रहा है मुझको, लेकिन आपने तो एक लाइन लिख दिया, ओनली रेलेवेंट कैश फ्लो विल बी कंसीडर्ड। अगर एक बच्चे को रेलेवेंट का ही नहीं पता, नहीं मतलब ही नहीं पता, तो फंस जाएगा बेचारा। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट कैश फ्लो। ये बात क्लियर हुई? क्या देखने जा रहे हैं, रेलेवेंट। अच्छा समझिएगा, फिर हम लिखते हैं यार रेलेवेंट कैश फ्लोज उसको कहते हैं रेलेवेंट एक्चुअली विच इज इफेक्टेड बाय योर डिसीजन। रेलेवेंट कैश फ्लो किसको कहते हैं, विच इज इफेक्टेड बाय द, मतलब आपके डिसीजन लेने से अगर कोई फर्क पड़े तो भाई वो रेलेवेंट है। अच्छा चाहे आपके डिसीजन लेने से कोई पैसा लगे या लगने वाला पैसा रुक जाए, अभी ये सारी बातें आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्क अगर पड़े तो किसकी वजह से पड़े, डिसीजन की वजह से। मतलब अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज विच इज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन, हम कहेंगे यार ये रेलेवेंट है। इतना हल्का सा आइडिया हो रहा है क्या उसको मैं, और आप रेलेवेंट कह रहे होंगे यार विच इज इफेक्टेड बाय द डिसीजन, बट डिसीजन लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको तो रेलेवेंट नहीं कह सकते। अब जरा बात कर लेते हैं ये रेलेवेंट कैश फ्लोज पे अच्छे से। इसकी एक मीनिंग्स तो मैंने सीधी सीधी बताई, विच इज इफेक्टेड बाय द डिसीजन। आपके डिसीजन से अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो रेलेवेंट है। लेकिन अगर अच्छे से बात कर लेते हैं क्या मतलब, अब सुनिएगा बहुत तरीके से। रेलेवेंट, रेलेवेंट का पहला पॉइंट देखें, अगर किसी कॉस्ट की बात करेंगे टू बी रेलेवेंट, तो याद रखिएगा वो कॉस्ट अभी लगना बाकी है। ये जो होता है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रही होती है, ये करनी थी इन्वेस्टमेंट। एनपीवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कैलकुलेट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कैलकुलेट होती है। तो अगर कोई कॉस्ट है तो एक्चुअली वो लगना अभी बाकी है।
अच्छा, जब आप किसी प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद क्या होता है, कुछ इनफ्लोस होते हैं। वो इनफ्लोस भी आ नहीं गए, अभी आना बाकी है। ये जो सेल लिखा था, सेल होगी है क्या? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। पहला पॉइंट देखिएगा, कॉस्ट is still to be incurred स्लैश अगर बेनिफिट्स हैं तो भाई बेनिफिट्स earned in the future। अगर कॉस्ट है तो लग नहीं गया पैसा, लगना अभी बाकी है। बेनिफिट्स की बात करेंगे तो आ नहीं गए बेनिफिट्स, कब आएंगे? फ्यूचर में आएंगे। तो कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड है बेनिफिट, और अगर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो बेनिफिट्स अर्न इन द फ्यूचर। ये बात क्लियर हो रही है? सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां देखिएगा, कॉस्ट बाय द प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज आ जाती है। व्हाट इट सेज, चेक करें। कॉज बाय द प्रोजेक्ट मतलब पैसा लगे तो उसकी रीजन क्या हो, प्रोजेक्ट मतलब जो भी है, चाहे वो इनफ्लो या आउटफ्लो, लेकिन वो है किसकी वजह से? प्रोजेक्ट की वजह से। कॉज बाय द क्या, भाई रीजन बताओ ना, इस वजह से ही हो रहा है। अगर प्रोजेक्ट की वजह से कुछ हो रहा है तो हम कहेंगे रेलेवेंट है, अब प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हो रहा तो फिर तो रेलेवेंट नहीं कह सकते। अब सुनिएगा, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। एग्जाम्पल क्या? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। ईमानदारी से बताएं, इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगेगा, लग थोड़ी गए, लगेगा तो प्रोजेक्ट की वजह से लगेगा, और ये एक इंक्रीमेंटल होगा ना, पहले तो ये कॉस्ट नहीं लगी क्या। तो कॉज बाय द प्रोजेक्ट किसकी वजह से लग रहा हूं? प्रोजेक्ट की वजह से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझना। आपके पास एक बिजनेस प्रीमिसेस है जो कि ऑलरेडी रेंट पर है। एक बिजनेस प्रीमिसेस है विच इज ऑलरेडी ऑलरेडी रेंट पर है। यकीन माने इस रेंट की कॉस्ट इररिलेवेंट है, ऑलरेडी रेंट पर है भाई। लेकिन अगर मुझे एक नया प्रोजेक्ट लाना है और उस न्यू प्रोजेक्ट की वजह से मुझे एडिशनल प्रीमिसेस रेंट पर लेना पड़ेगा, just because of the new project I have to have another premises on rent। तो आपको नहीं लगता another premises on rent जो है वो caused by the project और incremental cash flow और relevant होना चाहिए इसको? वर्डिंग्स देखिए ना क्या है कि जी अगर नया प्रोजेक्ट आएगा तो आपको एक नया प्रीमिसेस रेंट पर लेना पड़ेगा। तो और आप कहेंगे ना न्यू प्रीमिसेस की जो रेंटल कॉस्ट है वो किसकी वजह से आ रही है? न्यू प्रोजेक्ट की वजह से। हल्का सा आइडिया हो रहा है, कॉस्ट बाय द प्रोजेक्ट। अच्छा जी, थर्ड लिख लें जी। थर्ड रेलेवेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय डेफिनेशन मस्ट बी ए कैश फ्लो। खुदा के लिए ओ भाई, बाय डेफिनेशन उसको क्या होना चाहिए? कैश फ्लो होना चाहिए। क्या मतलब? जब आप लोग तो माशाल्लाह अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, उल्टे सीधे प्रोविजन लेकर आ जाए, उनको तो मैं कैश फ्लो नहीं कह सकता ना। सर इस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने प्रोविजन बनाया, अभी तो हम पे एहसान कर लिए, हम तो कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। प्रोविजन कहाँ से ले आया बेटा? मतलब मैंने अमोटाइज किया था तो हमने बोला था अमोटाइज कैश फ्लो। तो बाय डेफिनेशन उसे क्या होना चाहिए? इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन है, देखिए एक्सेप्शन है टैक्स डेप्रिसिएशन, जिसे खुदा के लिए लोग कैपिटल अलाउंस भी कहते हैं। अगर आपने F6 पढ़ा है, कैपिटल अलाउंसेस का पूरा एक टॉपिक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। मतलब कुछ भी नहीं है, टैक्स डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल अलाउंस। सवाल एक्सेप्शन क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन स्लैश क्या लिखा है? कैपिटल अलाउंस। आप सुन लें खुदा के लिए यार, पहले आपने लिखा बाय डेफिनेशन मस्ट बी ए कैश फ्लो, फिर आप क्या लिख रहे हो? एक्सेप्शन एंड टैक्स डेप्रिसिएशन। सुनना अच्छे से, टैक्स डेप्रिसिएशन कैपिटल अलाउंस, कैश फ्लो नहीं होता।
वो इटसेल्फ कैश फ्लो नहीं है, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी टैक्स पेमेंट कम हो जाती है, तो उसका इंपैक्ट हमें लेना पड़ता है। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, आपसे कोई पूछे यार क्या टैक्स डेप्रिसिएशन इटसेल्फ कैश फ्लो है, तो हम कहेंगे नहीं, बट व्हाट हैपेंस ड्यू टू टैक्स डेप्रिसिएशन हमारा क्या सेव होता है, टैक्स सेव होता है, इसलिए उसका इंपैक्ट लेना लाजमी है। इज दैट क्लियर? अब इंपैक्ट कैसे लेंगे वो तो सीखेंगे ना। तो भाई मतलब इतने गैप के बाद वो P4 फर्स्ट टाइम में निकालने हमें F9 तो निकाल देते तो खैर वापस आ जाते हैं इस पे। बाय डेफिनेशन मस्ट बी ए कैश। एक्सेप्शन क्या थी? टैक्स डेप्रिसिएशन कैपिटल अलाउंसेस मींस, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, टैक्स डेप्रिसिएशन खुद से कैश फ्लो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, हमारा टैक्स सेव होता है। टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटीज रिड्यूस होती हैं, इसलिए इसको लेना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं भाई, इस पे सवाल आता है। एक बंदे ने सवाल सॉल्व किया, उसने कहा यार एनपीवी निकाल ली, और एग्जामिनर कह रहे हैं बताओ एरर्स क्या हैं, और जिस बंदे ने कैलकुलेट किया एनपीवी वो कह रहा है भाई मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं लिया। अच्छा भाई क्यों नहीं लिया? बोला भाई टैक्स डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, और एनपीवी में तो सिर्फ कैश फ्लोस आते हैं, नॉन कैश नहीं आते। अब आप उसको समझाएंगे प्यार मोहब्बत से कि बेटा देख सुधर जा, सबसे पहले ये लिखेंगे, ये लिख नहीं सकते हम लोग। अब उसको बताएंगे कि टैक्स डेप्रिसिएशन खुद कैश फ्लो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं, मेरा कैश का आउटफ्लो कम होता है। सोचो टैक्स देना आउटफ्लो है, वो कम होगा तो बेनिफिट ही होगा ना भाई। तो हम उसको बताएंगे कि यार इसको लेना इसलिए जरूरी है, खुद कैश फ्लो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली हमारे एक आउटफ्लो को रिड्यूस कर देता है। इज दैट क्लियर? तो पहले पॉइंट पर ये है, अभी हमें सिर्फ किसको लेना चाहिए, रेलेवेंट कैश फ्लो। अब सुनिएगा, रेलेवेंट भी बात चलेगी, आप सुनना यार। अब ऑफ कोर्स अगर आपका एग्जामिनर आपको यूं लिख के दे दे, पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूं, इंक्रीमेंटल स्लैश वर्ड देख लें क्या यूज कर रहा हूं, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, या कह दे यार डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, या कह नहीं यार स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट ये खुदा के लिए रेलेवेंट है, ऑल आर रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट। यार आप जरा वर्ड्स पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल, एडिशनल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। तो मेरे भाई तो ये सब यही तो बता रहा है, कॉज बाय द प्रोजेक्ट नहीं बता रहा है, सोचे कॉज बाय द प्रोजेक्ट ही तो बता रहा है। तो प्रोजेक्ट की वजह से जो पैसा लगेगा डेफिनेटली वो क्या होगा, रेलेवेंट ही होगा भाई। अभी याद रखिएगा, मैं और आपसे पहले ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं, रेलेवेंट क्या चीज है, रेलेवेंट क्या है रेलेवेंट। इसका 5वां पॉइंट देखिएगा, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स आर irrelevant। चेक कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड, एग्जिस्टिंग, लुक इन द वर्ड यार, एग्जिस्टिंग। अब मुझे पता है अगला बंदा कह रहा है एग्जिस्टिंग, तो आप नया प्रोजेक्ट लगाए ना लगाए तो एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो अपनी जगह पे रहेगा। तो एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स इररेलेवेंट है। अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले क्यों इररेलेवेंट है, तो उसका जवाब सुन ले, बिकॉज दे आर नॉट इंक्रीमेंटल। वो पूछ सकते हैं क्यों भाई, जवाब क्या है, बिकॉज दे आर नॉट इंक्रीमेंटल, दिस इज द रीजन। ये पूछ लेता है आपसे मल्टीपल चॉइस में, क्यों नहीं ले रहे आप एग्जिस्टिंग फिक्स, आप कह रहे हैं इररेलेवेंट, हो कह रहे हैं भाई रीजन तो दे दे भाई, रीजन क्या है, दे आर नॉट इंक्रीमेंटल। अब सुनिएगा अच्छी बात,
ये आपके जो एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स हैं, एग्जिस्टिंग, इनकी बात होगी। इनके लिए एग्जामिनर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इस्तेमाल कर सकता है। टर्म्स बताने जा रहा हूं किसके लिए? एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स के लिए। अब ये एग्जामिनर की मर्जी है, लेकिन एग्जामिनर कैन यूज फॉर क्या? एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स। एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड के लिए वन पॉसिबिलिटी जो वर्ड इस्तेमाल हो सकता है वो कह सकता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एब्जॉर्ब्ड। क्या हमने एब्जॉर्ब करा दिया, ठीक है। ये खुदा के लिए वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होगा? एग्जिस्टिंग फिक्स वर्ड, एब्जॉर्ब। एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एलोकेटेड ओवरहेड्स। ये जी हमने एलोकेशन कर दी, ओके। एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जी, लेट्स से एपोर्शन, एपोर्शन ओवरहेड्स, एपोर्शन ओवरहेड्स। वो कह रहा है मैंने एपोर्शन कर दिया ओवरहेड्स में। फोर्थ, वो 4 ही वर्ड है, ज़्यादा नहीं। ABC एलोकेशन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एलोकेशन। ये 4 में से कोई भी एक वर्ड यूज किया जा सकता है। अब मेरे और आपके एग्जामिनर की मर्जी है, वो कोई भी वर्ड यूज करे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एलोकेटेड, एपोर्शन या फिर ABC एलोकेशन। अगर आपने F5 पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या ABC कॉस्टिंग हो, ओवरहेड सेम रहते हैं टोटल। सिर्फ एलोकेशन का फर्क होता है। ABC में हम कहते हैं फेयर एलोकेशन है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कहते हैं एलोकेशन फेयर नहीं होती, लेकिन ओवरहेड्स तो सेम होते हैं। यस नो? तो खुदा के लिए इन 4 में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है किसके लिए? एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये यार, ये थोड़ा सा याद रखना आपने, सॉरी फॉर दैट। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5 और उसमें ये पॉइंट्स आगे थे। पॉइंट नंबर 6, अभी हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेलेवेंट कैश फ्लोस। नया पॉइंट अब तक कोई नहीं आया। रेलेवेंट भी घूम रहे हैं, अल्लाह माफ कर यार। आज पता है रेलेवेंट इतना रेलेवेंट है यार, ज़्यादा नहीं है। पॉइंट 6, और ये कंप्यूटर जी आई डोंट नो क्यों नाराज हो रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद शायद यूज़ होना स्टार्ट हुआ शायद। अच्छा ये देखिएगा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपकी जो संक कॉस्ट है, जो कि ऑफ कोर्स क्या है, इररेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, आपकी संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, एक इररेलेवेंट कॉस्ट। तो जो पैसा लग गया खत्म। अब जैसे हम ACC में जब एडमिशन ले चुके होते हैं, सब्सक्रिप्शन के पैसे दे चुके होते हैं, एडमिशन लेने के बाद F2 में हमें पहली दफ़ा पता चलता है, टीचर बता रहा है बेटा संक कॉस्ट, बोला ये कौन सी होती है, बोला वो जो पास में लग चुकी है, रिकवर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, वो कहता है ACC की रजिस्ट्रेशन फीस। कुछ है ना, आप ACC करें ना करें, जो रजिस्ट्रेशन में आपने पैसे दे दिए वो थोड़ी वापस देगा ACC। तो उस वक्त आपको पता चलता है F2 पढ़ते हुए कि यार ये तो संक कॉस्ट। लेकिन ऑफ कोर्स ये वाली बात है घर में नहीं की जा सकती। घर में आप एग्जामिनेशन फीस मांग रहे, कह रहे बेटा अभी तो दिए रजिस्ट्रेशन, आपने कहा वो तो अब्बा संक कॉस्ट। बोले बेटा समझाइए, बोले वो तो डूब गई। बोला हाँ बेटा तो इससे डिटेल में बात करते हैं। तो एक घर पे ये बातें नहीं हो सकती, कुट लग सकती है बच्चे। बोले कैसी बातें करते हैं, बोला वो तो डूब गए बस तो मजीद दे डुबाने के लिए, बोले नहीं अब तो पास होने के लिए दे रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, आप अपने तक ही रखेंगे, मसला हो सकता है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर टेक्निकली आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ना एक किस्म की पास्ट कॉस्ट की। ये भी कब लगा है आपका पैसा, ये भी पास्ट कॉस्ट है, टेक्निकली ये भी आपकी संक कॉस्ट है।
R&D, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुकी है, तो R&D में जो पैसा लग गया वो पास कॉस्ट है, सन कॉस्ट है, ऑफ कोर्स इट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। एग्जाम्पल देता हूँ ना समझाने के लिए, छोटी सी एग्जाम्पल। ACCA में आने से पहले आपने थोड़ी सी रिसर्च की, उसमें आपके कुछ पैसे लगे। सर कैसे, बताता हूँ। अभी तो शायद इतना नहीं होता होगा, आप गूगल कर लें ये वो, मतलब व्हेन वी वांटेड टू मेक सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, वी हैड टू मेक अ डिसीजन कि यार ACCA में जाएं या CA की तरफ जाएं और वापस ना आए, तो कहाँ जाएं। तो हम बेसिकली फिर बहुत से लोगों से मिलते थे, इससे मिले उससे मिले, जाहिर सी बात आने जाने में फिर पैसे भी लगते थे। तो गलती से हम पहुंच गए थे ACCA का ब्रोशर लेके अपने दोस्त के अंकल के पास, जो कि माशाल्लाह CA, मुझे आज भी याद है कि मैं उनके ऑफिस में गए, अभी मैं और वो बैठे हुए, मतलब आप माशाल्लाह CA ऑफिस में किसी सीनियर पोस्ट पे, मतलब आपको तो एथिक्स आने चाहिए। उसने यकीन माने ACCA का ब्रोशर में यूँ कहता, मतलब व्हाट इज दिस। मैं दोस्त को देख रहा हूँ, यार ये क्या है, बोला अंकल भी बोल रहा है ये क्या है। कहाँ लेकर आ गया, नहीं क्या लेकर आ गए, जाओ CA करोगे। मैंने तो खैर उठाया ब्रोशर, कहने का बेटा तू गई हो, हमें ज़िंदगी से प्यार है, CA करो। एक दफ़ा मिलती है, 2 दफ़ा नहीं मिलती, कार्टून नहीं हम लोग, गिरेंगे फिर उड़ आएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 1 टाइम की कहानी, 2 दफ़ा की कहानी। खैर उसको भी समझ में आ गया, बोला यार नहीं यार हम भी ACCA गए। तो देख के भाई एक हमारे दोस्त माशाल्लाह, हम दोनों ने एक ही मैंने, अल्लाह जानता है, ACCA कर लो बिल्कुल सही है। चलें इस पर ही बात कर लेते हैं, R&D। तो लिहाजा ACCA में आने से पहले अगर आपने कोई रिसर्च की है, पैसे लग गए तो लग गए। अब ये नहीं कि सर हमारी तो अभी भी रिसर्च चल रही है, ये नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें, एक और ले लेते हैं, कमिटेड फिक्स कॉस्ट। सर कमिटेड फिक्स कॉस्ट भी इररेलेवेंट होती है, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ व्हाई इररेलेवेंट। बेसिकली आपने पास्ट में कमिटमेंट्स कर ली हैं, प्रेजेंट में भी पैसा लगेगा और फ्यूचर में भी पैसा लगेगा, लेकिन मेरे भाई उसका नए प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। सबसे अच्छी एग्जांपल है एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रीमिसेस ऑन रेंट। पर रेंट का एग्रीमेंट कर लिया आप, पहले से एक प्रीमिसेस रेंट पे चल रहा है, रेंट प्रेजेंट में भी दोगे और, लेकिन यार कोई नया प्रोजेक्ट लाओ ना लाओ, उस रेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी कमिटेड फिक्स कॉस्ट है। तो जरा सा आइडिया हो रहा है क्या, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे लिए हैं कॉस्ट, कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा, लेकिन हमारे लिए क्या नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। हम तो सिर्फ वही कैश फ्लोस लेंगे जो कि रेलिवेंट। इज दैट क्लियर? अब एक और चीज समझनी है, पॉइंट नंबर आई बिलीव 9 देखते हैं, व्हाट इज दिस। ये क्या देखें, आई नहीं, अब ये 9 है या फर्स्ट ईयर है, क्या दिया, ये फर्स्ट ईयर, मन पहले आया, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, 9 की बात करते हैं। प्लीज देखिए, कमिटेड फिक्स कॉस्ट और 9 पॉइंट सुने। देखिए अगर हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया, रिपीट, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लिया, लोन पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ क्या ना, और कैश फ्लो भी है, आउटफ्लो भी होगा, कॉज बाय द प्रोजेक्ट भी होगा, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होगा। या अल्लाह ये क्या बात है, प्रोजेक्ट की वजह से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दूंगा, वो कैश का आउटफ्लो भी है, वो कॉज बाय द प्रोजेक्ट भी है, फिर भी रेलिवेंट क्यों नहीं है? जवाब सुनो, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके थ्रू आप डिस्काउंटिंग करते हैं, एक्चुअली इंटरेस्ट पेमेंट का इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ चुका हो। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को कैश फ्लो से भी माइनस करोगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उसका इंपैक्ट पहले से आ चुका है, तो डबल इंपैक्ट आ जाएगा, एक चीज 2 दफा आ जाएगी। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि इंटरेस्ट पेमेंट वो क्यों नहीं लेते, ताकि हम डबल इंपैक्ट को अवॉइड कर सकें।
तो इंटरेस्ट पेमेंट कैश का आउटफ्लो है। कैश फ्लोस में सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहाँ आ चुका होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। इसी तरह से सुनिएगा, डिविडेंड पेमेंट्स, कौन सी पेमेंट नहीं आएगी। कंपनी कह रही है हम डिविडेंड दे रहे हैं, आप दो भाई। डिविडेंड पेमेंट का इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा, याद रखिएगा, डिविडेंड पेमेंट का इम्पैक्ट भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ चुका है। रूल क्या है वो सुन लें, जो चीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ चुकी है वो कैश फ्लो में नहीं आनी चाहिए, और जो कैश फ्लो में आ चुके हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं आना चाहिए, वरना डबल इंपैक्ट आ जाए। तो फिलहाल क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पढ़ लेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखना है आपने कि इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड पेमेंट्स को नहीं लेते क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी कहाँ होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होता है। अगला पॉइंट लिख लेंगे जी, इंटरेस्ट पेमेंट्स as well as dividend payments will not be considered as cash flows while calculating NPV because their impact is already incorporated into cost of capital. Interest payment as well as dividend payment will not be considered as cash flows while calculating NPV because their impact is already incorporated into cost of capital. Cost of capital में इसका impact already आ चुका है। अब जिस चीज का impact already cost of capital में आ चुका है भाई वो नहीं आएगा, वरना क्या होगा, ड्यूल impact आ जाएगा, डबल impact आ जाएगा। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डबल काउंटिंग इग्नोर हो, एक चीज दो दफा ना आए। जी आई होप कि यहां तक की बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी बातें सिर्फ एक पॉइंट के लिए थी, वो पॉइंट क्या था, रेलेवेंट कैश फ्लोस। तो आई होप एटलीस्ट कुछ बातें दिमाग में बैठ जानी चाहिए रेलेवेंट कैश फ्लोस। एक छोटी सी एग्जाम्पल देखें, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में इस तरह की बात आ जाती है कि यार एक हमारा अकाउंटेंट है जिसको हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाया, उसकी पूरे साल की सैलरी है लेट से 10 लाख रुपए, पहले भी 10 लाख रुपए दिए थे, अब भी 10 लाख रुपए दे रहे हैं हम उसको, लेकिन उसका कुछ टाइम हमने प्रोजेक्ट पे लगवा दिया। अब एग्जामिनर कहता है बताओ ये रेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है। उसकी रीजन है उसको दी जाने वाली सैलरी इंक्रीमेंटल नहीं है, पहले भी 10 लाख अब भी 10 लाख, हालांकि उसने कुछ टाइम प्रोजेक्ट पे लगाया है, लेकिन मेरे भाई आपने एक्स्ट्रा तो कुछ पे नहीं किया। हम तो सिर्फ कौन से कैश फ्लोस देते हैं, इंक्रीमेंटल। अच्छा इसमें यह कहना है कि उसकी सैलरी संक कॉस्ट है, गलत। संक कॉस्ट तो बेटा पास्ट में लगती है, सैलरी तो अभी भी दूंगा आगे भी दूंगा। इन चॉइसेस में देख के कि क्यों इररेलेवेंट है, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल नहीं है। चॉइसेस देखनी पड़ेगी ना, व्हाट आर द चॉइसेस। तो इसमें अगर वो कहता है संक कॉस्ट, दूसरा कहता है यार बिकॉज इट इज नॉट इंक्रीमेंटल, तो हमारा सही जवाब होगा बिकॉज इट इज नॉट इंक्रीमेंटल। हल्का सा आइडिया रेलेवेंट का। अब ये सब कुछ एक ही पॉइंट था भाई, कौन सा पॉइंट था, यहां से स्टार्ट किया था हमने, लेट मी गो बैक। बेसिक प्रिंसिपल का ये पहला पॉइंट था ओनली। मैं दूसरे पॉइंट की समझे सिर्फ हेडिंग टाइप की चीज लिख रहा हूं ताकि जरा सा आपको आइडिया हो, ज्यादा नहीं। अच्छा एक्चुअली अब ये बेसिक प्रिंसिपल नंबर 2 है, अब तक 1 था। यहां देखिएगा, कैश फ्लोस क्या लिखा भाई, आप सुन लें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस। रिपीट, कैश फ्लोस कितनी तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस।
एक को हम कहते हैं रियल कैश फ्लोस। कौन से कैश फ्लोस? जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस। एक को हम कहते हैं रियल कैश फ्लोस, दूसरे को हम कहते हैं भाई नॉमिनल कैश फ्लोस। रिपीट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस। एक को रियल कहते हैं, एक को नॉमिनल। हल्का सा आइडिया यार, रियल कैश फ्लोस का मतलब होता है विदाउट इन्फ्लेशन। जी, रियल कैश फ्लोस का क्या मतलब है? विदाउट इन्फ्लेशन। तो खुदा के लिए ना देखो, नॉमिनल का मतलब है विद इन्फ्लेशन। जी, रियल का मतलब क्या और नॉमिनल का मतलब है? अब देखिए, मैं और आप सीखेंगे इंशाल्लाह, आज नहीं आगे चल के, क्या रियल कैश फ्लोस को नॉमिनल कैसे बनाते हैं। रियल क्या होते हैं? विदाउट। अब रियल में अगर आप इन्फ्लेशन लेकर आ जाओ तो क्या बन जाएंगे? अब सुनिएगा, अगर आपके कैश फ्लोस रियल हैं, रियल का मतलब क्या? ये लीजिए, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिस्काउंट फैक्टर जो है, उसको भी रियल होना चाहिए। रिपीट, जब कैश फ्लोस में इन्फ्लेशन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। लाइक विद लाइक, रियल कैश फ्लोस है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होना चाहिए? रियल। अच्छा, अगर नॉमिनल कैश फ्लोस हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होना चाहिए? नॉमिनल। रिपीट, अगर रियल कैश फ्लो से तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल होना चाहिए भाई, और अगर नॉमिनल है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए? लॉजिकल है ना यार, अगर कैश फ्लोस में इन्फ्लेशन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। अगर कैश फ्लोस में इन्फ्लेशन है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी क्या होना चाहिए? इन्फ्लेशन होना चाहिए। अब जो आगे चल के हम सीखेंगे वो सुन लें। हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह कि रियल कैश फ्लोस को नॉमिनल कैसे बनाते हैं। सेकंड, अगर नॉमिनल कैश फ्लोस गिवन है एग्जाम में, एग्जामिनर कह रहा है भाई कैश फ्लोस नॉमिनल है लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या दे रहा है? रियल। अब मुझे और आपको तो पता है नॉमिनल के लिए नॉमिनल चाहिए, तो नॉमिनल कैश फ्लोस को और रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? या एग्जामिनर रियल कैश फ्लोस दे रहा है और डिस्काउंट रेट नॉमिनल दे रहा है, तो मुझे नॉमिनल को उठा के रियल में लाना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे क्या? कन्वर्जन सीखेंगे, रियल को नॉमिनल में या नॉमिनल को रियल में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी सीखेंगे। शुरू की क्लासेस में जरा अलग ही चल रहे होते हैं। कल भी शायद हार्डली 1.25 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास हुई। आज भी मैंने कहा था 9 to 11, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और बच्चे भी आते रहेंगे इंशाल्लाह, और आप भी आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से पहले वीक के लिए, हर वीक में ऐसा नहीं हो 2-2 घंटे 1.5 घंटे फ्रेश जाओ फ्रेश आ जाओ, ऐसा नहीं, कुछ पढ़ेंगे।